हेलो बच्चों, आज जो टेस्ट हुआ था संडे का उसका डिस्कशन हम यहाँ करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाबी नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को झेलनी पड़ी। और हम लोग देखिए कैसे हम लोगों ने टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग का डिस्कशन नहीं रुकने देंगे। टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा है तो उसको चलो यहाँ ख़त्म करते हैं उस चीज़ को, और घर बैठे बैठे ही इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बीच में कहीं हो तो थोड़ा सा संभाल लेना, पहली बार बना रहा हूँ। ठीक है ना, पहले कभी ऐसा बनाया नहीं हूँ। चलो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, संस्कृति स्थल सोनौली किस राज्य में स्थित है। सोनौली किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोनौली किस राज्य में स्थित है, सोनौली के बारे में कर रहा है। सोनौली एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में है। किस, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में है। अब देखो उत्तर प्रदेश में सोनौली एक हड़प्पा संस्कृति स्थल है, तो उस तरीके से हम और भी दो तीन जो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा संस्कृति स्थल है उसके बारे में लिखते हैं। पहला है मांडी। पहला कौन है, मांडी। मांडी मांडी ठीक है। उसके बाद क्या है, बड़गांव। बड़गांव बड़गांव। उसके बाद क्या है, हुलास। हुलास हुलास है। उसके बाद क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आलमगीरपुर ठीक है ना, आलमगीरपुर। ये लिखते चलना, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इसको लिखते चलना है। उसके बाद आते हैं हरियाणा। उसके बाद कहते हैं हरियाणा। हरियाणा में लिखना है हमें बनावली। बनावली ठीक है। दूसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी राखीगढ़ी ठीक है। अगला है कुणाल। कुणाल ठीक है। इसके बाद है मिताथल। मिताथल मिताथल ठीक है। अगला लिखिए, इसमें अगला लिखिए सिसवल। इसी में हरियाणा में ही सिसवल। सिसवल। और एक लिख लीजिए बालू। बालू ठीक है। अब अगला में लिखते हैं गुजरात में। वैसे गुजरात में कहा जाता है कि स्वतंत्रता बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं, तो गुजरात में। ठीक है। अब आगे इसमें लिखते हैं कौन कौन सा स्थल है। पहला लिखो देसलपुर। कौन, देसलपुर। देसलपुर देसलपुर। दूसरा लिखिए धौलावीरा। धौलावीरा 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 ठीक है। अगला लिखिए सुरकोटदा। सुरकोटडा सुरकोटदा ठीक है। अगला लिखना है सुरकोटा के आगे लिखना है लोथल। लोथल लोथल। रंगपुर। रंगपुर। कुंतासी। कुंतासी 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 हो गया। एक रोजदी लिख दो, रोजदी पूछता है, रोजदी रोजदी रोजदी। ये हो गया लोथल, रंगपुर, कुंतासी, रोजदी। अब अगला देखते हैं पंजाब से। पंजाब से देखते हैं, पंजाब से कौन कौन सा है, रोपण। कौन सा है, रोपण ठीक है। उसके बाद लिखो कोटला निहंग। कोटला कोटला निहंग 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 कोटला निहंग। उसके बाद कोटला निहंग के बाद लिख लो संघोल। संघोल संघोल कख गघौला घ संघोल। उसके बाद लिख लो चक छियासी। चक छियासी, इतना रहने देते इसको, ठीक है, चक छियासी। अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के नगरों को उनके पुरातात्विक स्रोतों से सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची बी में मिला रहा है। तो ए देखो, पहले हम स्थल कौन कौन सा उसके बारे में जानते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। अब मोहनजोदड़ो जो है इसमें क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है हमारा, पहले ही हम धर पकड़ेंगे, क्या मिला हमारा, महान स्नानागार। स्नानागार मिला है। तो दूसरे का यानी बी का क्या होगा, बी का फर्स्ट। किस किस में ऑप्शन में दिया है बी का फर्स्ट, सिर्फ एक ही में दिख रहा है। इसका ऑप्शन चेंज कराए थे हमने, तो ऑप्शन चेंज कराए थे, तो ऑप्शन उसके अनुसार से मिलाना है। हम यहाँ पे बता देते हैं, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा महान स्नानागार, हड़प्पा का हो जाएगा धान की भूसी, लोथल का हो जाएगा पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी उसको बोलते थे जो बंदरगाह होता है ना, उसको पोर्ट सिटी बोलते हैं, तो लोथल में मिला है। उसके बाद रंगपुर का होगा अन्न भंडार। ठीक है। अब अगला देखते हैं ऑप्शन,
क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है, ये कौन सी नदियां हैं? देखो यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र के बारे में कह रहा है, यहाँ ऋषि विश्वामित्र के बारे में कह रहा है। ऋषि विश्वामित्र किस नदी से संबंधित है? व्यास नदी से। किससे? व्यास नदी से संबंधित है। तो अब देखो इस नदी में कहाँ पे व्यास है? इस वाले ऑप्शन में व्यास यहाँ पे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? व्यास और सतलज। ठीक है। और इसे पूछेगा कि सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता में गंगा का एक बार वर्णन किया गया है, यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव करने से रोकता है? तो ये हमारा आंसर क्या था इसका? अनुच्छेद 15। अब देखो अनुच्छेद 14 के बारे में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब कि सबको समान रूप से न्याय के मतलब विधि के समान रूप से सब समान है, इसलिए समता का अधिकार होना चाहिए, सबको समान रूप मिलना चाहिए। उसके बाद 16 में है अवसर की समानता। मतलब जैसे ऐसा नहीं हो कि किसी को अवसर एक समान है, जैसे हमारे लिए बिहार पुलिस का ये टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं वही देंगे, नहीं, ओपन टेस्ट होता है, सभी आके दे सकते हैं इसको। तो इसलिए समान रूप, तो अवसर की समानता है कि सबको अवसर दिया जाए। तो अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता। और अनुच्छेद 16 में ही वर्णन किया गया है EWS का, जो 10 वर्षन मिला है वो है 16 का 5 आर्टिकल और 16 का 6 आर्टिकल जोड़ा गया है 103 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अगला देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कैसे लिखेंगे? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुआछूत। इसका मतलब है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। इसका मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है गुआ एंड नुआ मुंडी। गुआ और नुआ मुंडी झारखंड में है, ये सही जवाब है, क्योंकि नुआ मुंडी कई बार स्टैटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा। नुआ मुंडी झारखंड का ही एक लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है। बेलाडीला भी क्या है? ये छत्तीसगढ़ का ही एक क्षेत्र है, मतलब खनिज वाला क्षेत्र है। बेलारी चित्रदुर्ग भी कर्नाटक का एक खनिज क्षेत्र है। रत्नागिरी जो है ये तमिलनाडु में ना होकर, रत्नागिरी जो है ये तमिलनाडु में ना होकर यहाँ पे ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 नंबर। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल के उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब इसके बारे में कई बार क्वेश्चन, क्योंकि ये चारों जो ऑप्शन है चारों बिहार से संबंधित है और चारों साहित्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? साहित्य लेखन से संबंधित है। तो पहले हम फणीश्वर नाथ, जो मेरा आंसर है, उसके बारे में जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो थे उनका जन्म हुआ था अररिया जिला के बिहार में। ठीक ना। तो बिहार के किस जिला में हुआ है? अररिया। लिख लो यहाँ पे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हुआ था वो 4 मार्च, ठीक ना, 4 मार्च 1921 को हुआ था। 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ पे? अररिया बिहार। ठीक ना, अररिया बिहार में। ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी रचना कौन सी। रचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रचना कौन सी थी। तो एक तो मैला आंचल यहाँ पे दिया है, एक परती परिकथा, ठीक है, परिकथा। अगला है कितने चौराहे, ये पूछा हुआ है, कितने चौराहे। ठीक है। अगला है जुलूस। और अगला है दीर्घतपा। ठीक है, दीर्घतपा। प्रति परिकथा, कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घतपा और मैला आंचल, ये किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। अब इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय और देवकीनंदन खत्री का है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। पहला ये देखो, पहला रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय के बिहार में। कहाँ हुआ था? बेगूसराय के बिहार में। लिख लो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय के बिहार में। कब हुआ था भाई इसका जन्म? 23 सितंबर 1908 भी लिख सकते हैं यहाँ पे केवल 1908, 23 सितंबर
23 सितंबर। इनका रचना कौन सा था? इनका रचना लिख लो, रश्मि रथी, रश्मि रश्मि रथी, रश्मि रथी, ठीक है। एक है कुरुक्षेत्र, 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 ठीक ना। अगला लिखो उर्वशी, 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 ठीक है। अगला लिखो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के, संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय, अध्याय, ठीक ना। संस्कृति के 4 अध्याय। अब देखो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, इसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब अगला ऑप्शन है सी नंबर, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का भी जन्म हुआ था अपने ही बगल में बक्सर जिला में। कहाँ हुआ था? बक्सर जिला में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? 1893, 1893। इनका एक रचना है वो याद कर लेते हैं, उनका नाम था देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, ठीक है। अगला ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का भी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 1861 में। कब हुआ था? एक मिनट, 1861 में, ठीक है, 1861 में। गांव का नाम क्या था? पूसा, पूसा गांव का नाम क्या था? पूसा। इनकी एक रचना लिख लो भूतनाथ, और एक और है भूतनाथ, लिख लो भूतनाथ। उसके बाद चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, 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 चंद्रकांता संतति। हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत, देखो घरेलू विद्युत उपकरणों में, विद्युतों में उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो घर में होता है हमारे घर में, वो हम किस में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं भाई? इसमें जोड़ने का कारण है कि इसमें विद्युत धारा जो होता है विभिन्न, मतलब विभिन्न वैद्युत संधि, जो संधि होता है अलग अलग संधि में होता है, उसमें विभाजित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इसका प्रतिरोध घट जाता है। जब प्रतिरोध घट जाएगा तो क्या होगा ना कि प्रतिरोध अलग अलग हो जाता है। तो क्या उससे क्या होगा कि उससे क्या होता है कि फिर ये सुनिश्चित हो जाए कि कहाँ मेरा लाइट खराब है, कहाँ नहीं खराब है, उसे पता चल जाता है। वोल्टेज पे और हर जगह, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रतिरोध तो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि वोल्टेज समान होता है। वही चीज़ अगर हम श्रेणी में जाते हैं, श्रेणी में देखेंगे तो श्रेणी में क्या होता है ना कि वोल्टेज तो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन हमारा जो प्रतिरोध होगा वो समान हो जाता है श्रेणी में। जैसे श्रेणी में हम लोग देखे होंगे कि इसमें क्या होता है ना कि विद्युत धारा जो होता है इसमें नियत होता है, नियत माने कांस्टेंट होता है। विद्युत धारा क्या होता है? इसमें कांस्टेंट होता है। अगर जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, अगर परिपथ में कोई, जैसे कि हमारे गांव में देखे होंगे कि जो दिवाली के दिन जो झालर वलर लटकाया जाता है, उसमें देखा होगा कि आपने कि एक परिपथ में कहीं जैसे एक काम करना बंद कर देता है ना, तो फिर वो दूसरा भी टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि और भी काम करना बंद कर देते हैं श्रेणी में। ये श्रेणी क्रम के बारे में बता रहे हैं। क्या होता है कि वो और अगला भी काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से देखा होगा कि वो ढूंढना पड़ जाता है, फिर मिस्त्री को ढूंढना पड़ जाता है। इसमें दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये तो बना लेना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अब देखो इसको समझाने वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझाने के लिए पहले ये तो समझो कि वायुमंडल में कितने परत होते हैं। तो वायुमंडल में टोटल 5 परत होते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये नीचे हमारा जमीन का परत, ठीक ना। जमीन से कितना ऊपर है पहला परत? ये 8 किलोमीटर है। कितना है? 8 किलोमीटर। इसे हम क्या नाम कहते हैं? क्षोभ मंडल। एक मिनट, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक ना। इसी में हमारी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होता है, उसके बाद इसमें कोहरा बादल, ठीक ना, कोहरा बादल होता है। अगले वाले में देखते हैं, ये 50 किलोमीटर है, सेकेंड वाला है 50 इसी को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समताप मंडल। इसी में ओजोन इसी में पाया जाता है, ओजोन लेयर इसी में पाया जाता है, ओजोन लेयर इसी में पाया जाता है, ठीक है।
ये तीसरा यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं, ये 80 किलोमीटर है, तीसरा वाला 80 किलोमीटर है, ठीक ना। इसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। इसका तापमान कम होता है, जिसकी वजह से उल्का पिंड जो आता है ना उसमें जलकर नष्ट हो जाता है। मध्य मंडल में ही उल्का पिंड जलकर क्या होता है, नष्ट होता है। कभी देखो होगा कि हम लोग कभी अचानक से बैठे हुए हैं रात में, देखें कि उल्का मतलब ऐसे कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, हम लोग ना ऐसे आंख मूंद के और विष मांगने लगते हैं कि पूरा होगा, विष मांगो पूरा होगा। तो वो एक तरह से उल्का पिंड होता है, और वो क्या होता है ना, फिर देखते हो कि बंद हो जाता है ना अपने आप, तो वो मध्य मंडल में क्या होता है ना, जल के नष्ट हो जाता है वो। उसके बाद अगला वाला चौथा नंबर पे आते हैं आयन मंडल। क्या होता है, ये आयन मंडल। आयन मंडल में हम जो अभी फ़ोन से बात कर रहे हैं किसी से, संचार से, हम यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं और से हमारा बातचीत हो जा रहा था, कैसे हो रहा है भाई, तो वो संचार के माध्यम से हो रहा है, वो रेडियो तरंग के माध्यम से हम बात कर पा रहे हैं। यही रेडियो तरंग हमारा आयन मंडल में जाता है और वहाँ से परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना, परिवर्तित होता है। तो यही जो है, ये हमारा मंडल है जो आयन मंडल, यही हमारा संचार में मदद करता है, संचार में मदद करता है। अगला है इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला कौन आ जाएगा, तो बाह्य मंडल आएगा। क्या आएगा, बाह्य मंडल, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। तो समझ में आएगा ये वाला। अब यहाँ रहने देते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो समझ में आएगा कि मौसमी घटना किस में होगा, तो क्षोभ मंडल, इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों की कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण का कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, ये बहुत अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा सूर्य के प्रकाश में ही होगा। तो अगर देखो, जैसे रात में क्यों प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं है। अगर सूर्य के प्रकाश रात में होगा तो रात ही नहीं होगा, तो फिर दिन हो जाएगा। तो दिन में सूरज के चलते, सूरज के प्रकाश की वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश की वजह से वहाँ से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो अब ये समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या क्या होता है। तो पहले ये समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पहले तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, फिर क्लोरोफिल, फिर क्या होता है इसमें, पानी, ठीक ना, पानी। उसके बाद क्या होता है, पानी के बाद CO2 का उपयोग। ये इन सबको मिलकर ये क्या करता है, पेड़ के लिए भोजन बनाता है। क्या करता है ये प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। और इससे कौन सी गैस निकलती है, तो इससे O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है, समझ में आया, O2 गैस निकलती है। अब क्या होता है कि पूछता है कि इसमें ये जो प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, कौन सी अपक्रिया है, कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया है। अब ये देखना इसमें कि जो किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो हम ये बताएंगे कि ऑक्सीकरण होगा वो जल का होगा, किसका होगा, पानी का होगा, और किसका अपचयन होगा, तो CO2 का होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन यहाँ पे मेरा जो था, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे की कौन सी गैस अवशोषण किसका हो रहा है यहाँ पे, तो CO2 का हो रहा है। किसका हो रहा है, CO2 का हो रहा है। समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। अच्छा, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 3 दिया है, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। हम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं या जान लेते हैं। ब्रिटेन से देखो क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से हमारा क्या क्या लिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं, लिख लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी हमें दोबारा कभी क्वेश्चन सेट में और या फिर एग्जाम में तो हमें याद रहे। पहला लिखो ब्रिटेन लिख के और उसको डैश करो और वहाँ पे लिखो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। अगला लिखो संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, ठीक है, संसद की सर्वोच्चता हो गया। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। अगला है एकल नागरिकता। फिर लिखिए विधि का शासन,
विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक है, इतना हो गया विधि शासन। और एक इसमें लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अगला देखिए, अमेरिका में से क्या मिला है, यहाँ से संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता। जैसे हमारा संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से ली गई है, वैसे ही संविधान की सर्वोच्चता, जो हम संविधान का फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, उसकी सर्वोच्चता किस देश से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, मूल अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार, जैसे हमारा पढ़ना मूल अधिकार है, पढ़ाना, घूमना फिरना मूल अधिकार है, खाना हमारी ज़िंदगी का मूल अधिकार है, निजी ज़िंदगी जीना मूल अधिकार है, रहना बसना खाना, ये सब मूल अधिकार है। तो ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार या शब्द, जैसे हमने पढ़ा है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन जब कहे कि प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना का विचार या शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो लिख लो, प्रस्तावना शब्द या विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगला लिखो, न्यायालय की सर्वोच्चता। अगर संविधान की सर्वोच्चता ली गई है तो उसी तरीके से न्यायालय की सर्वोच्चता हमारा अमेरिका से लिया गया। तो न्यायालय की सर्वोच्चता, एक कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें से, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको ऐसे लिखेंगे, न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब पुनर्विलोकन, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद आते हैं उसके बाद आ जाइए राष्ट्रपति का महाभियोग। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, अगला उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब कनाडा के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिख लो। लिख लेने से क्या होगा ना कि याद रहेगा, कभी जब भी पेज निकालोगे या कॉपी उठाओगे, ये सब चीज़ जब सामने आएगा ना तो याद रहेगा। लिखो, कनाडा का होगा संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। अवशिष्ट सूची, जीएसटी, हम जो जीएसटी देते हैं, भरते हैं ना हर चीज़ों में, ये हमारा कनाडा से ही आया है। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है ना, जैसे हमारा विधानसभा भारत में जैसे दो है, मतलब हमारे राज्य के लिए विधानसभा है और केंद्र के लिए विधानमंडल है, तो वैसे ही केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी। अब देखो, ये छोड़ दी जो ऑप्शन है ना, यहाँ नहीं छोड़ी थी, ये ऑप्शन थोड़ा सा हो गया है, यहाँ नहीं जोड़ना था, नहीं छोड़ी थी जोड़ना था, ये सुधार करवाए थे। अब देखो, इसमें कह रहा है कि किसने, मतलब 1920 का आयोग जो असहयोग आंदोलन चला था, उसमें क्या हुआ था ना, जब शुरू हुआ तो 1922 को एक घटना घट जाती है जिसका हम लोग नाम लेते हैं चौरी चौरा। क्या नाम है, चौरी चौरा कांड। इसको क्या बोलते हैं, चौरी चौरा कांड। इसकी वजह से ये 5 को शायद घटता है, 5 फरवरी को घटता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटता है, जिसके चलते महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, जिसके चलते जो कांग्रेस के नेता थे वो रुष्ट हो जाते हैं, मतलब दुखी होते हैं और गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। इसलिए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, ये सब ने वकालत छोड़ दी थी। तो अपना आंसर कौन होगा इसमें,